हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के जियो वर्ल्ड 0.2 पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ज जय भूगोल बायोज्योग्राफी पार्ट 2 मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हमने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों? चाहे वो आपका नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी हो, चाहे जीडीसी, जीआईसी हो। ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जय भूगोल पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया है 20। अगर आप नहीं देखे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल आर के जियो वर्ल्ड 0.2 पे आप जाकर ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों? पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के अनुक्रमों की संक्रमणकालीन अवस्थाओं को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के अनुक्रमों की संक्रमणकालीन अवस्थाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सेरे, ऑप्शन बी है अनुक्रम, ऑप्शन सी है इकोक्लाइन और ऑप्शन डी इसको प्रवणता। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सेरे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेरे कहा जाता है। हो सकता है आपने जो इसका उत्तर सही माने हैं वो इकोक्लाइन। दोस्तों, इकोक्लाइन अलग होता है और सेरे अलग होता है। एक ही जैसे दिख होते हैं सुनने में, मगर थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है। इसमें गहरा पारिस्थितिक विकास के अनुक्रमों के संक्रमणकालीन अवस्थाओं को सेरे कहते हैं, जबकि पादप समुदायों के बीच के संक्रमणकालीन अवस्थाओं को इकोक्लाइन कहा जाता है। दो पारिस्थितिक तंत्र के संक्रमण जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे, उनके बीच जो संक्रमण अवस्थाएं होती है, उनको इकोक्लाइन कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता का प्रदेश नहीं है? ठीक है, उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता का प्रदेश नहीं है। ऑप्शन ए है छिछले जलीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है उष्ण एवं शीतोष्णकटिबंधीय तटवन, ऑप्शन सी है जलोढ़ मैदान और ऑप्शन डी है अगाध महासागरीय क्षेत्र। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी अगाध महासागरीय क्षेत्र उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता वाला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, जबकि छिछले महासागरीय क्षेत्र, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय तटवन और जलोढ़ मैदान, ये सब आपके उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्दावली का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किस वर्ष किया था? ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी है 1868 और ऑप्शन डी है 1869। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम मुख्य रूप से पारिस्थितिकीय इकोलॉजी शब्दावली का प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसका यह कथन है कि पारिस्थितिकी या समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का तथा उसके अंतर्जातीय एवं आपसी अंतर संबंधों का विज्ञान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन बी है एजी टांसले, ऑप्शन सी है फ्रेडरिक क्लीमेंट और ऑप्शन डी है फ्रेसर डार्लिंग। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी फ्रेसन डार्लिंग ने कहा था, पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का तथा उसके अंतर्जातीय एवं आवासीय संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह एक बंद तंत्र है। दोस्तों, यही आपका ए गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है बंद तंत्र नहीं होता, ये खुला तंत्र होता है, ओपन
सिस्टम होता है, ठीक है। बी कह रहा है यह कार्यशील इकाई होता है, सही है। और सी कह रहा है यह अपनी स्वयं की उत्पादकता होती, ये भी सही है। डी कह रहा है इसका संगठन जैव एवं अजैव संगठनों से होता है, ये भी सही है, जबकि ए आपका सही नहीं है, ठीक है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने विश्व के जंतुओं को 6 जंतु प्रदेशों में विभाजित किया है, ठीक है। निम्नलिखित में किसने विश्व के जंतुओं को 6 जंतु प्रदेशों में विभाजित किया है। ऑप्शन है अल्फ्रेड वेलास, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक क्लीमेंट, ऑप्शन सी अगस्टिन कैंडोल और ऑप्शन डी है एडवर्ड विल्सन। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, अल्फ्रेड वेलास ने मुख्य रूप से विश्व को 6 जंतु प्रदेशों में जू जोग्राफिकल रीजन में विभाजित किया है, ठीक है। अगला देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने पारिस्थितिकी को एकीकृत करने वाला सामाजिक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है R.A. दासमैन, ऑप्शन बी है जे मैडक्स, ऑप्शन सी है C.C. पार्कर और ऑप्शन डी है फ्रेडरिक क्लीमेंट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, R.F. दासमैन ने पारिस्थितिकी को एकीकृत करने वाला सामाजिक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमने आपको अभी कराया। ये आपकी आगामी एग्जाम में जरूर पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है, जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं आपको सभी के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन हम आपके सामने लेके आते हैं जो आपको आगामी एग्जाम में मिल चुके होंगे, मिलेंगे या मिल चुके होंगे, ठीक है। आप देखेंगे जब हम क्वेश्चन जो कराए हैं आप उसको देखिए, ठीक है। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पारिस्थितिकी निकेत का विकास एवं संवर्धन किसने किया, ठीक है दोस्तों। पारिस्थितिकी निकेत का विकास एवं संवर्धन किसने किया। ऑप्शन ए है जे ग्रीनेल, ऑप्शन बी है चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन सी है G.E. हचिनसन और ऑप्शन डी है L.L. उल्फ। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, चार्ल्स एल्टन ने दोस्तों पारिस्थितिकी जो निकेत है उसका संवर्धन एवं विकास किया था, जबकि इसको एक संकल्पना के रूप में जे ग्रीनेल ने इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सिद्धांत के रूप में या संकल्पना के रूप की बात किया जाए तो जे ग्रीनेल होंगे, जबकि इसके विकास और संवर्धन की बात किया जाएगा तो चार्ल्स एल्टन होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जैविक अनुक्रम के अंत में विकसित वनस्पति समुदाय को कहते हैं। ऑप्शन ए चरम वनस्पति, ऑप्शन बी है चरम समुदाय, ऑप्शन सी है चरम जलवायु और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उसको चरम वनस्पति भी कहते हैं, चरम समुदाय भी कहते हैं और चरम जलवायु भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न कह रहा है, निम्न से कौन सी एक संकल्पना जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के क्रांतिक रेडिकल उपायों पर जोर देती। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये छपने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी एक संकल्पना जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के क्रांतिक या रेडिकल उपायों पर जोर देती है। ऑप्शन ए है गहन पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी निकेत, ऑप्शन सी है सतही पारिस्थितिकी और ऑप्शन डी है इको डेवलपमेंट। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, गहन पारिस्थितिकी जो होता है वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिक रेडिकल उपायों पर जोर देती है, ठीक है। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और जो गहन पारिस्थितिकी है और अर्नेस्ट नेस को दिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में प्रति समय एवं क्षेत्र इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन है जनसंख्या
पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी है समुदाय पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी है बायोमास पारिस्थितिकी और ऑप्शन डी है पारिस्थितिकी उत्पादकता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। ठीक दोस्तों, 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जीवों के परिवार या समूह के लिए जीवमंडल शब्द का प्रयोग किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न यह भी है। ऑप्शन ए हचिंसन, ऑप्शन बी है आर.एफ. दासमैन, ऑप्शन सी है सी कोल और ऑप्शन डी है जे.टी.बी. तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए हचिंसन। ठीक है दोस्तों, हचिंसन ने जीवों के परिवार या समूह के लिए जीवमंडल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला देख सकते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से यह किस विद्वान का कथन है कि मिट्टियां, जलवायु, जीवों, उच्चावचनों, आधारशैलों तथा पदार्थ और समय का प्रतिफल होती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है सी.एफ. मारवट, ऑप्शन बी है एच. चेन्नी, ऑप्शन सी है बी डोकुचेव और ऑप्शन डी है ई. व्रिज। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा आपने। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी एच. चेन्नी ने मुख्य रूप से यह परिभाषा मिट्टियों के बारे में दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं 14वां प्रश्न। और इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और जीडीसी और जीआईसी में पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, उसी के आधार पर हम प्रश्नों का कलेक्शन भी किए हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जीवमंडल में जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन अधिक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, क्योंकि जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का लगभग कितना प्रतिशत निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए है 80%, ऑप्शन बी है 85% और ऑप्शन सी 90% और ऑप्शन डी है 95%। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 90% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन ये है, यह शुष्क भार का लगभग 90%, जीवों के शुष्क भार का लगभग 90% का ये भाग होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जल के बाद जीवमंडल में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है फास्फोरस और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी फास्फोरस होता है। दोस्तों जल के बाद वायु जीवमंडल में सबसे जो महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो है फास्फोरस होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने पौधों का वर्गीकरण उसके जीव रूप लाइफ फॉर्म के आधार पर किया है? ऑप्शन है रोनकियर, ऑप्शन बी है क्लीमेंट, ऑप्शन सी है कैंडोल और ऑप्शन डी है वफन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए रोनकियर ने मुख्य रूप से पौधों का वर्गीकरण उसके जीवन रूप के आधार पर किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में। ठीक है, 17वां देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मानसूनी जलवायु के पौधे किस प्रकार के पौधों के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है मेसोफाइट, ऑप्शन बी है हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी है जियोफाइट और ऑप्शन डी है केमेफाइट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए मेसोफाइट। मेसोफाइट के अंतर्गत मानसूनी जलवायु के प्रकार के जो पौधे हैं वो आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह तर क्षेत्र होता है, यहाँ पे तर होता है जहाँ पे समान जलवायु होती है, अधिक वर्षा होती है। ठीक है, समान तापमान बना रहता है,
तो उस क्षेत्र के जो पौधे हैं उनको मेसोफाइट कहा जाता है, और मध्य अक्षांश के जो पौधे भी होते हैं उनको मेसोफाइट के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, जितने भी हमने प्रश्न लिए हैं दोस्तों, एक भी इसमें प्रश्न के उत्तर गलत नहीं है, क्योंकि हमने सविंदर सिंह के बुक से सभी प्रश्न करा रहे हैं आपको, और जो बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। ठीक है, और हमने सभी प्रश्नों के उत्तर का हमने चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक किया है कि किसी प्रकार के इसमें कोई त्रुटि ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। 18वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने डार्विन द्वारा प्रजातियों के उद्भवन से संबंधित प्रगामी उद्भवन सिद्धांत का विरोध किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में। ऑप्शन ए है डी राइज, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड रसेल वेलास, ऑप्शन सी है कुवियर, और ऑप्शन डी है रोनिकियर। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए डी राइज। डी राइज ने जो चार्ल्स डार्विन के जो प्रगामी उद्भव सिद्धांत था उसका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एक अनुकूलतम बायोम, ऑप्टिमम बायोम कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, ऑप्शन सी है शीतोष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय घास सवाना घास, और ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन को अनुकूलतम बायोम कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इस दूसरा जय भूगोल पार्ट 2 का आखिरी प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न दोस्तों। 20वां प्रश्न कह रहा है तो स्लेरोफाइल्स वनस्पतियां मुख्यतः पाई जाती हैं। यह प्रश्न दोस्तों जीडीसी में पूछा जा चुका है, जीडीसी या जीआईसी में पूछा गया प्रश्न ये है दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग द्वारा जो कराई जाती परीक्षा है उसमें जीआईसी या जीडीसी में पूछा गया प्रश्न है, तो उसी के आधार पर हमने इस प्रश्न को यहाँ पर रखा है। ठीक है, सेलोरोफाइलस। ठीक है दोस्तों, सेलोरोफाइलस वनस्पतियां मुख्यतः पाई जाती हैं। ऑप्शन ए मानसूनी प्रदेशों में, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेशों में, ऑप्शन सी है भूमध्यसागरीय प्रदेशों में, और ऑप्शन डी है टेंगा प्रदेशों में। तो दोस्तों जो भूमध्यसागरीय प्रदेशों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनको सेलोरोफाइलस कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और हो सकता है आप इस प्रश्न को कर रहे होंगे चाहे यूथ कंपटीशन या किसी और जो कंपटीशन वाले बुक हैं, तो वहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर गलत दिया हुआ है। ठीक है, उसका उत्तर वहाँ पे गलत दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। भूमध्यसागरीय प्रदेशों में जो वनस्पतियां हैं उसको सेलोरोफाइलस कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये था दोस्तों 20 प्रश्न। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आरके जियो वर्ल्ड 0.2 से अगर नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक दोस्तों, इसी तरह हम आपके लिए 20-20 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, और अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाते रहिए दोस्तों। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपको ही मिलेगी। जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा कि हम कब वीडियो डाल रहे हैं। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तीसरा पार्ट मैं जल्द लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।